चैप्टर के अंत में ऑब्जेक्टिव टिक मार देंगे, ठीक है। मैंने कौन कौन ऑब्जेक्टिव हुआ इसमें से, वो उस लाइन को मिस नहीं करना है जितना अपना संभव है। निकालिए किस क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हुआ शॉर्ट टाइप। ये है व्हिच थ्योरी डज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। मान लो एग्जाम में यही लाइन आ गया, मान लो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम शुरू हो गया 2 तारीख को, यही क्वेश्चन है पहला ए कि व्हिच थ्योरी डज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में देना है। क्या बोलोगे? बोलो कौन थ्योरी, कौन थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स बना था। आंसर बोलो, पढ़ा दिए हैं, बोलो बोलो। बिग बैंग थ्योरी। इसका आंसर क्या होगा? समाप्त। अगर आपका मन है तो अपना लिख सकते हैं कि इट वॉज गिवेन बाय एबेल लेमेटियर, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इसका आंसर क्या लिखना है? बिग बैंग थ्योरी। समाप्त। आ गया समझ में? चलिए अगला चलते हैं। अगला बी पढ़िए। बी पैलियोंटोलॉजी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर मतलब क्या? एक में एक, ए है 1 नंबर का, बी है 1 नंबर का। 2 नंबर मिलके कितना हो गया? 2। दोनों क्वेश्चन मिलके हो गया 2 नंबर का। यानी ये शॉर्ट नोट्स है लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन डाल दिए। क्या कि व्हिच थ्योरी एक्सप्लेन्स कि यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो आंसर बिग बैंग थ्योरी। और दूसरा है डिफाइन पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी को डिफाइन करें। समझ लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, क्या लिखोगे? स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। समाप्त हो गया पहला का आंसर। एक लाइन में उसका आंसर, एक लाइन में इसका, 2 नंबर मिल गया आपको। मेरी बात समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शॉर्ट नोट्स, बातचीत नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, शॉर्ट नोट्स। अपने अपने क्वेश्चन बैंक जो है ये शॉर्ट नोट्स निकालने फटाफट, जाने दीजिए। डिस्टर्ब नहीं, पढ़ाई हो चुकी है तो अब किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं। मुझे लगातार बोलने दीजिए, 1-1.25 घंटा लगातार, डिस्टर्ब मत कीजिए। निकालिए। पहला क्वेश्चन जवाब मिल गया सबको। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है और उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब दोनों 1-1 नंबर का है। दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। क्या जवाब दीजिएगा? पहला क्वेश्चन में है कि किस थ्योरी, कौन थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का। आंसर बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। क्या मारोगे? बिग बैंग, जो हम आपको बता भी दिए थे पूरा। इसका आंसर मारिएगा बिग बैंग थ्योरी। बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं लिखने का। हाँ, अगर आपका मन करे तो लिख सकते हैं कि इट वॉज प्रपोज्ड बाई, लेकिन अगर आता है तब लिखिए, वरना अगर स्पेलिंग भी नहीं आता है और नाम याद नहीं तब कहे अपने आप को बनते हैं। जो आंसर मांग रहा है वही दीजिए, बिग बैंग थ्योरी हो गया। आपका मन लिखिए इट वॉज प्रपोज्ड बाई एबेल लेमेटियर, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एबेल लेमेटियर। चलो आगे। उसी में देखो बी में पूछा है, बी में पूछा है कि डिफाइन पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी को परिभाषित करें। पैलियोंटोलॉजी को परिभाषित करें। व्हाट इज द पैलियोंटोलॉजी? एक लाइन में बोलो। कैन यू डिफाइन? नो, बिकॉज यू डोंट नो। तो मेरी बात सुनो, नहीं जानती हो तो। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड। समाप्त हो गया। एक लाइन में जवाब। 1 नंबर वहां मिला, 1 नंबर यहां मिला, 2 नंबर का सवाल था। ऐसा भी जो है क्वेश्चन, मेरा ढंग है, हम कैसे क्वेश्चन पूछे, हमको 2 नंबर पुराना है। आगे समझ में? अब तुम कहोगे सर ये क्या है, अब ये भी तुम्हारे मन में आएगा। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। तो फॉसिल क्या है? फॉसिल को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। ये जीवाश्म क्या है? पुराने समय में, अतीत में, पास्ट समय में कोई लिविंग बींग्स जिंदा था, वो मिट्टी में दब गया, मर गया, और जब मिट्टी की खुदाई करता हूं तो मिट्टी की लेयर में, चट्टान में उसके क्या मिल रहे हैं? हार्ड पार्ट। कभी दांत मिल रहा है, कभी हड्डी मिल रहा है, और मांसपेशी सब तो मिलेगा तो गल जाता है। तो लिविंग बींग्स के हार्ड पार्ट। कौन लिविंग बींग्स? जो कभी अतीत में, अतीत मतलब पास्ट में, जैसे मान लो डायनासोर। लोग कहते हैं कि डायनासोर भी पहले कभी था। तो इसकी जानकारी कैसे मिली? जब हमने मिट्टी की खुदाई की,
मिट्टी की खुदाई करते करते बहुत अंदर चले गए। जब चट्टान मिलने लगा, चट्टान के अंदर से मिला कोई दांत, तो कभी कुछ उसके हड्डियां, उनके बॉडी के हार्ड पार्ट या उनके बॉडी के इंप्रेशंस। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल कि डायनासोर का पैर मान लो बहुत बड़ा था, एज फॉर एग्जांपल इतना बड़ा था मान लो, और जब वो चलता होगा ऐसे से करके तो अपने पैर के जो चिन्ह दिया होगा वो चिन्ह भी यूं दब के रह गया। और आज मिट्टी की खुदाई हुई, चट्टान की खुदाई हुई, तो चट्टान में कोई पैर का निशान मिला, कोई चिन्ह मिला, तो ये भी एक तरह का फॉसिल्स ही हुआ। अरे ये किसके पैर की निशानी है? तो फॉसिल्स का परिभाषा वैसे पूछा नहीं है। मान लो कि पूछते डिफाइन फॉसिल्स, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जो हम सेट किए, मान लो कभी ऐसा आ गया फॉसिल्स क्या है, तो फॉसिल्स को कैसे परिभाषित कीजिएगा? क्योंकि हमको पढ़ाना है तो थोड़ा बहुत सिर्फ गेस्ट क्वेश्चन ही नहीं, गेस्ट क्वेश्चन तो पढ़ा ही रहे हैं, बीच बीच में कुछ आवश्यकता पड़ने पर कुछ ढील भी करते हैं ना। अब फॉसिल्स क्या है? इट इज द हार्ड पार्ट और द इंप्रेशंस, या उसको बोलते हैं रिमेन्स। रिमेन्स का हिंदी बचा खुचा, फॉसिल्स का परिभाषा यहां दिया है। फॉसिल्स का इट इज द रिमेन्स, रिमेन्स का हिंदी बचा खुचा, इट इज द रिमेन्स और इंप्रेशंस ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म। पास्ट में जो बीते समय में थे। इट इज द रिमेन्स और इंप्रेशंस ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट या प्रिजर्व्ड इन द सेडिमेंट्री रॉक और अदर मीडिया। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब आपने बोला कि पृथ्वी का 3 पार्ट है। पृथ्वी के अंदर सेंटर को बोलते हैं कोर, मिडिल लेयर को बोलते हैं मेंटेले, और पृथ्वी के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और क्रस्ट का भी बहुत सा लेयर है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो पृथ्वी के सेडिमेंट्री रॉक में फंसा हुआ बीते हुए समय के लिविंग बींग्स का हार्ड पार्ट या उसके इंप्रेशंस को क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। अगर चाहते हो एक लाइन में देना, इट इज द रिमेन्स, रिमेन्स माने बच्चा कुचा, और इंप्रेशन माने चिन्ह। इट इज द रिमेन्स और इंप्रेशंस ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व, जो सुरक्षित है, इनटू द सेडिमेंट्री रॉक और द अदर मीडिया। या तो सेडिमेंट्री रॉक में है, चट्टान में, या मिट्टी किसी कहीं भी पड़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ पढ़ो। फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इंप्रेशंस, अपने चिन्ह या बचा हुआ उसके बॉडी के पार्ट ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, बीते हुए समय के लिविंग बींग्स, जो अभी कहाँ है? प्रिजर्व्ड है, सुरक्षित है। कहाँ पर? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब पृथ्वी का जो ये चट्टान का लेयर है उसमें, या अदर मीडिया में, और कहीं भी फंसा हो। आ गया सबको? तो चलिए, व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो, व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? बोलो। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। अगला बोलो, किस थ्योरी ने दिया? किस थ्योरी ने दिया? यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी। हो गया जवाब। अगला बोलो, व्हाट इज फॉसिल्स? व्हाट इज फॉसिल? इट इज द रिमेन्स और इंप्रेशंस ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रिजर्व्ड इनटू द सेडिमेंट्री रॉक और अदर मीडिया। समाप्त हो गया सब कुछ। चलिए क्वेश्चन अगला पलटिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, राइट शॉर्ट नोट्स एंड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ध्यान सुनिएगा। चलिए पेज शुरू करते हैं निकालना। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, क्योंकि आपके सामने आपका नोट्स भी होना चाहिए, तब मजा आएगा ना। डार्विन साहब में होगा नेचुरल सिलेक्शन, ये हुआ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, यानी उसी का एक पार्ट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। सबको निकाले, कितना पेज में था निकाल लिए फटाफट। पेज भी, पेज देखना सीखो, आगे बढ़ो। हाँ, जो जिराफ का फोटो है ना, जिराफ के फोटो के अगला पेज में जाओ। मिला ना? तो वो भी नहीं खोज पाओगे तो फिर कैसे होगा? नहीं मिला क्या? उसके अगला पेज में, जहां भी हो तुम खोजो अपना। हाँ बोल दो तुम लोग, 17 नंबर पेज में मिला सबको? एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मिला? चलिए, वहां पर एक इंपॉर्टेंट, नेचर सेलेक्ट करती है। नेचर कहती है, ध्यान सुनो, नेचर कहती है कि जैसे जैसे मैं बदल रहा हूं, जैसे जैसे मैं बदल रहा हूं वैसे वैसे तुम अपने में चेंज लाओ, तो हम तुमको सिलेक्शन करेंगे, वरना तुझे डिसेलेक्ट कर देंगे। आज नेचर ने किसको डिसेलेक्ट कर दिया है? बहुत सारे पक्षियों को, बहुत सारे जीवों को। जैसे डोडो नाम का पक्षी इस दुनिया में अब नहीं रहा। डोडो नाम का पक्षी नहीं है, पैसेंजर पिजन नहीं है, उसके बाद आपका ये डायनासोर नहीं है, सब क्या है, कहां चला गया?
नेचर ने डिसरेक्ट कर दिया। क्यों? नेचर जैसे जैसे कहा वैसे वैसे अपने आप में चेंज नहीं लाया, एडेप्टेशन नहीं लाया, अपनी आदत में सुधार नहीं लाया, नेचर ने उसे डिसरेक्ट कर दिया। अगर आपको कहा जाता है कि 40,000 सीट है एमबीबीएस का और भरने लेने वाला कौन है 25 लाख, तो भारत सरकार ने कहा कि आपको सिलेक्शन तभी करेंगे जब आप हमारा सिलेबस पढ़िएगा और हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 180 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में और इतना नंबर लाइएगा तभी सिलेक्ट करेंगे। आप अगर नहीं पढ़े, उतना नंबर नहीं लाए, तो नेचर आपको, यानी आपको सरकार आपको डिसरेक्ट कर दी, आप एमबीबीएस के लिए फिट नहीं है। तो यहां भी है। तो यही है, नेचुरल सिलेक्शन का ही एक पार्ट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये कहानी कहाँ का, इतना मैंने आपको ये दिया इंट्रोडक्शन ताकि कुछ समझो। कहानी है इंग्लैंड की। कहानी कहाँ है? इंग्लैंड में क्या हुआ था कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री नहीं आई थी, एक बार में समझना, एक बार में दिमाग को ब्रॉड करो, तुम बच्चे नहीं हो, इसको खोल के रखो ओपन, तब समझोगे, और कहीं खोए रहोगे तो नहीं समझोगे। इंग्लैंड की कहानी है, कहानी सुन लो समझ जाओगे तुरंत, तभी लिख पाओगे। इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्री नहीं थी। इंडस्ट्री का मतलब समझते हो? उद्योग। पहले यहां उद्योग नहीं थे, अब क्या हो गया? इंडस्ट्री आ गई। नहीं थे और अब क्या हो गया? आ गया। इंडस्ट्री आ गया। इंडस्ट्री का मतलब क्या? बड़े बड़े मशीन लग गए, बड़े बड़े मशीन लग गए। मशीन से क्या निकलता? जल्दी बोलो। जो इंडस्ट्री होता है उसका सीन कैसा होता है? ऐसे दिखाता, चिमनी लगा हुआ है और चिमनी से क्या निकल, जल्दी बोलो, धुआं निकल रहा। उस समय चिमनी नहीं था, धुआं नहीं निकल रहा था। गौर समझिएगा, चिमनी, इंडस्ट्री नहीं थी मतलब बड़े बड़े मशीन नहीं थे, बड़े बड़े मशीन नहीं थे मतलब धुआं नहीं निकल रहे थे। धुआं नहीं था मतलब यहां पर एयर पोल्यूशन नहीं था। एयर पोल्यूशन नहीं था। अब क्या हो गया? सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नजर आ रहा है। एक एक करके समझिएगा। अब अगला, अब जो मैं बोल रहा हूं एक नाम लिख रहा हूं, सुनो, लाइकेन। अब तुमको कि सर लाइकेन जिंदगी में पहली बार सुने हैं, अगर आप पहली बार सुने हो तो पढ़ाई छोड़ देने में फायदा है। ये लाइकेन क्या है? कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, 10वां चैप्टर में, 12वीं में। लाइकेन क्या है? ये लाइकेन एक जीव नहीं है, दुनिया का 2 जीव बहुत अजूबा है। पूरी बायोलॉजी में दुनिया का 2 जीव ऐसा अजूबा है कि मतलब अजीब लगता है सुन के। 2 जीव सट गया है, ऐसा सट गया कि हट ही नहीं रहा है। मान लो तुम और चूहा ऐसे सट गया कि चूहा आपके ऊपर हट ही नहीं रहा है। चूहा को हटाने की, चूहा नहीं, हम इंसान के बिना हम नहीं जी पाएंगे, और इंसान का नहीं, चूहा हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, तुम सट ले रहो। तो ये क्या है? जनरली ऐसा होता नहीं है। जिसको जिससे काम मिला काम लिया, अपना हटल जिंदगी जीना। यहां लाइकेन क्या है? एल्गी और फंगस ऐसे सटा। एल्गी क्या है? प्लांट। एल्गी क्या है? एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं। और फंगस क्या है? तो फंगस है। फंगस क्या? तो फंगस है। और एल्गी और फंगस दोनों सट गया, और ऐसे सटा कि हट ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे स्पेशल फंगस हैं और कुछ ऐसे एल्गी हैं, ऐसे सटा कि हट ही नहीं रहा है, और तुम हटा भी नहीं सकते हो, और तुम पहचान भी नहीं सकते हो कि यही एल्गी है कि यही फंगस है। और सट गया तो हम बोले यार, और जो सट गया उसी के नाम पर गया लाइकेन। इसलिए लाइकेन कोई अकेला जीव नहीं है, ये बायोलॉजी का एक अजूबा जीव है जहां पर 2 जीव आपस में सट गया है, इसका नाम है लाइकेन। तो इट इज द सिम्बायोट। और इसमें दोनों में क्यों सटा? कुछ तो बात है। तो एल्गी को लाइकेन से लाभ मिल रहा है और लाइकेन को एल्गी से लाभ मिल रहा है, दोनों बढ़िया से जी रहा है। जब सब कुछ मिले तो हम काहे हटेंगे? हम सटले रहेंगे। जीवन बढ़िया से व्यतीत हो रहा है, खाना पीना सब ऐशो आराम सब हो रहा है। तो माय डियर, लाइकेन का कलर कैसा होता है? जनरली व्हाइट होता है। लाइकेन इतना बड़ा होता है, गोईठा की तरह होता है। गोईठा जितना बड़ा था ना, गोईठा वैसा। और आप लोग भी कभी देखे होंगे, लेकिन आप लोग बच्चे हैं और आप लोग इसके जमाने में हर गांव में पॉल्यूशन आ चुका है। ये उस इलाका में नहीं उगता है जहां पॉल्यूशन होता है। अब हर गांव में गाड़ी घोड़ा नहीं गाड़ी। तो इतनी गाड़ियां आ गई, इतने चिमनी आ गई, इतना ये चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, हर तो इतना धुआं हो गया कि अब लाइकेन कहता नहीं हम तुम्हारे इलाके में नहीं होंगे, इसलिए आप लोग का नसीब नहीं हो रहा देखने का। अपन देखा है, अपन का बचपना उसको देखा है। लाइकेन जब हम पीपल पर चढ़ते थे और हम लोग चोर सिपाही खेलते थे गांव घर में, 3रा 4था 5वां में, तो उस समय देखते थे पीपल के पेड़ के टहनियों पर इतना बड़ा उजला कोई रहता था, उजला हम लोग उसको तोड़ देते थे।
हम उसको तोड़ते थे, बोला इसको मत तोड़ो मत तोड़ो। वो क्या, लाइकेन। और इंडस्ट्री और लाइकेन उस इलाके में होता है, पूरा लाइकेन उग जाएगा, पूरे कभी कभी पूरा पौधा उजला हो जाएगा। कभी कभी लोग ऐसा भी देखे टहनी पूरा उजला हो गया, क्या पूरा चिपका हुआ लाइकेन पूरा उजले हो गया। तो माय डियर देखेंगे बढ़िया बात है। तो इंडस्ट्री सुनो पहले, तो लाइकेन वहां उगता है जहां पर पॉल्यूशन, और जहां पॉल्यूशन आया बस नया लाइकेन नहीं आएगा, नया लाइकेन नहीं होगा। जो लाइकेन है चिपकल जो जहां है वही रहेगा, बेचारा वही, नया नहीं आएगा। तो सुनो, तो लाइकेन क्या है? पर एल्गी और फंगस के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब दोनों का संबंध है, सिम्बायोटिक का मतलब परस्पर लाभान्वित वाला। एल्गी को लाइकेन, वो फंगस लाभ दे रहा है, फंगस को एल्गी, उतना नहीं जानना है, बस ये जानना है। अब जो है इंग्लैंड में लाइकेन काफी था, क्यों बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि इंडस्ट्री और एयर पोल्यूशन ये काफी उगा हुआ था, सारी पेड़ पौधे के टहनी उजले हो गए, कोई दिक्कत। और अब चलो, अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। दो तरह का मौत था। अब तुम कहोगे मौत, ये मौत नहीं, मौत नहीं, मौत कीड़ा का नाम है। ये दो प्रकार का कीड़ा होता है, एक का पंख काला होता है माने डार्क, एक का पंख उजला होता है। देखो तो व्हाइट विंग मौत और डार्क विंग्ड मौत। डार्क माने काला वाला, दो प्रकार का था। जो उजला वाला था, जब उजला वाला लाइकेन पर बैठता था, चूंकि पेड़ पौधे में कहीं कीड़ा बैठ गया, तो ये आता था, ये मौत जब इस पर बैठता था उजला वाला पर, तो जिस मान लो ये पेड़ है, पेड़ पर ये लाइकेन है उजला वाला, ये उजला लाइकेन है, और लाइकेन पर कौन बैठ गया? उजला वाला मौत। देखो ये तितली टाइप का ऐसे बैठ गया। बगल से सांप गुजर गया, कहां? पेड़ पर। बगल से छिपकली गुजर गई, लेकिन उसको देख नहीं पाया। अगर देखता तो लप से खा जाता, अगर देखता तो लप से खा जाता, लेकिन देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि लाइकेन भी उजला और जो बैठा वो भी, तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। उजला में उजला था, डिटेक्ट नहीं कर पाया, बगल से गुजर गया, देखा नहीं। और मौत खूब खुश है, साला हमको नहीं देखा, बच गए। लेकिन जो डार्क विंग वाला था, जो काला वाला था, वो जैसे ही बैठता था, बस छिपकली दूर से देख लिया, उस टहनी पर है वहां, देखो काला वाला बैठा, चलो चुपके से आया और खा गया, ले लो। इजिली डिटेक्ट हो रहा था काला वाला का संख्या घट रहा था, उजला वाला का संख्या बढ़ रहा था। काहे? माहौल उजला उजला है, इंडस्ट्री है नहीं, पोल्यूशन है नहीं, धुआं है नहीं, उजला लाइकेन उगा हुआ है, माहौल उजला उजला है, उजला पे उजला बैठ गया, बच रहा, काला मर रहा, काला सब रो रहा, उजला वाला जमाना चेंज हो गया। अब इंग्लैंड में क्या आ गई? इंडस्ट्री आ गई, बड़े बड़े मशीन लग गए, सब मशीन से धुआं निकल रहा है, जहां तहां धुआं। अब देखो एक रात अगर तुम डिबिया जला के सो लो, डिबिया, तो देखना यहां पर काला काला, यहां नाक का काला। एक रात की बात करता हूं, 6 से 7 घंटे तक नाक काला हो जाता है ये सब। और अगर तुमको 40 रात, 2 महीना या 80 दिन, 80 रात लगातार सुला दे, डिबिया जला जला के पूरा चेहरा थोड़ा काला हो जाएगा। तुमको हम कोयला के देखेंगे, कौन संतोष बा है रे, पहचान नहीं पाएंगे, तेरा सारा कपड़ा काला। क्यों? वो जो सूट गिरता है ना, धुआं से सूट गिरता है। कौन सूट? सूट मतलब जहां आप खाना बनाते हैं तो आपके छप्पर पर क्या लगता है? काला काला। और जब झाड़ू से झाड़ते क्या गिरता है? काला काला। उसको सूट कहते हैं, वो कार्बन पार्टिकल है, वो निकलते रहता है। और उससे क्या हो गया? इतनी इंडस्ट्री आ गई कि पूरा एयर पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन। नया नया लाइकेन उगना बंद, क्योंकि लाइकेन कहता मैं वहां नहीं उगता हूं जहां पर, तो नया लाइकेन आना बंद। और जो लाइकेन पहले से था पेड़ों पर, सब काला काला हो गया। क्यों? शूट गिरते गिरते। अब जब काला हो गया माहौल, तो जो काला काला जो था, काला वाला वो बैठता था दिखाई, आज जैसे उजला वाला बैठता था, तो हे देखो उजला वाला आया, लप टुप टुप, यानी उजला वाला का शिकार ज्यादा होने लगा, क्योंकि वो आसानी से दिखाई पड़ने लगा और काला वाला दिखाई पड़ना बंद। तो अब जब इस जमाने में किसका संख्या बढ़ गया? और उजला वाला जो है, काला वाला हंस रहा, हमको हंसता था पहले, और उजला वाला मर रहा है, दाएं दाएं मर रहा है। तो सब उजला वाला मीटिंग किया कि नेचर चेंज हो गया बाबू, प्रकृति चेंज हो गया, काफी पोल्यूशन आ गया, अगर चाहते हो उसके अनुसार से नहीं ढलोगे
तो नेचर डिसेलेक्ट कर देगा। नेचर कहता है अगर मेरे अनुसार तुम्हारे अपनी बॉडी में चेंज नहीं लाओगे, अपनी बॉडी में नया नया ट्रेट, नया नया कैरेक्टर को डेवलप नहीं करोगे, नहीं डालोगे, तो हम तुमको डिसेलेक्ट कर देंगे, तुम्हारा तुम एक्सटिंक्ट हो जाओगे। एक्सटिंक्ट का हिंदी विलुप्त हो जाओगे, तुम्हारा एक भी पीस नहीं बचेगा, सब मर। तो उजला वाला मीटिंग किया, जब सब मरने लगा, संख्या बहुत कम गया, तो उजला वाला बोलो कि मरना चाहते हो कि जीना? बोला सरकार कौन नहीं जीना चाहता है? तो बोला अपने बॉडी को काला करना सीख लो आज से। बोला काला? काला कैसे होंगे? तो बोला काला, आप चलो काला कैसे होता है हमारा बॉडी? हम लोग कितने काले होते हैं, कितने गोरे होते हैं, मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है हमारे बॉडी में। क्या बनता है? एक ये सुनो सब आदमी, ये कितनी बार बताया होगा, क्योंकि आप क्रैश कोर्स वाले हो सकता है आप नहीं सुने होंगे। मेलानिन एक पिगमेंट का नाम है, और ये पिगमेंट क्या होता है? काला रंग का होता है। ये उस जिसके बॉडी में ज्यादा बनेगा वो इंसान ज्यादा काला होगा, कम बनेगा गोरा होगा। तो प्यारे मेलानिन से काला होता है। तो सारा उजला वाला मौत कहा, जितने भी भाई सब ध्यान सुनिएगा, हाथ ले लीजिए यहां से और गौर से सुनिएगा। सारा उजला वाला मौत कहा कि अब हम लोग अपने अपने बॉडी में क्या बनाते हैं? मेलानिन पिगमेंट। क्या बनाते हैं? मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं और अपने को काला करेंगे, और काला बनना शुरू हो गया। और उसी दिन से उसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया बोलो? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मतलब इंडस्ट्री आने के बाद मेलानिन बनाने का होड़ बढ़ने लगा। मेलानिन बनाओ, और मेलानिन बना करके अपने बॉडी को डार्क करो, काला करो, तो बचोगे, वरना नहीं बचोगे, क्योंकि दुनिया काला हो चुका है। इंडस्ट्री की आने के बाद इतना धुआं धुआं हो गया कि हर चीज काला हो गया। लाइकेन आ नहीं रहा है, जो लाइकेन पहले से था वो लाइकेन भी काला हो गया। अब काला पर काला बैठता है तो जी जाता है, उजला वाला मर रहा है। तो जियोगे तब जब काला हो जाओ, जियो। तुमको जल्दी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा काला में काला बैठोगे तो। इसीलिए काला बनने का होड़ हो गया, मतलब अपनी बॉडी में मेलानिन बनाने का होड़ हो गया। होड़ मतलब क्या? पूरा हाँ काला रंग बनाएंगे, मेलानिन बनाएंगे। और मेलानिन बनाना किसको क्या कहते हैं? मेलानिज्म। इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसको अपना पढ़ लेना, 3-4 दिन पढ़ लेना, तुमको लगे। अब बस इतना ही लिख देना जितना यहाँ लिखा हुआ है। मान लो अगर हम नहीं लिख के भेजे, हम लिख के भेजे तो बल्ले बल्ले। अगर मान लो खुदा न खाते खा दो क्वेश्चन मिस हो गया, हम नहीं भेजे या नहीं भेजे, हम जान के नहीं भेजे, तो बस आपके पास जो लिखा हुआ सेम वही लिखना। कहां से कहां शुरू हुआ देखो, कितना लाइन है? एक लाइन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अगला 4 पॉइंट। हो तो गया, 4 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट लिखना है। हम तो आपको बहुत डिटेल बोले, ये एकदम शॉर्ट बात में सब कुछ लिख दिया है। 4 पॉइंट में सारी कहानी लिख दिया। तुम लिख देना कि इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकीकरण, इसका उसको हिंदी बोलते हैं औद्योगिकीकरण। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण से पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ वेयर मोर इन नंबर देन डार्क। व्हाइट वाला का संख्या डार्क से ज्यादा था। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण के बाद, डार्क विंग मॉथ बिकेम मोर इन नंबर, वो ज्यादा हो गया देन व्हाइट विंग। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? देखिए कितना शॉर्ट में लिखा है, ऐसा ही लिखना आपको 2 नंबर में, यही लिखना है, सेम लाइन। दिस इज बिकॉज, क्योंकि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन द ट्री ट्रंक, जो ट्री का ट्रंक था, कवर्ड भाई व्हाइट लाइकेंस। जो ट्री का ट्रंक जो व्हाइट लाइकेन से कवर्ड था, वो लाइकेन, व्हाइट लाइकेन अब क्या हो गया? बिकेम डार्क। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डस्ट एंड कोल पार्टिकल। कोल मतलब वही सूट, जो सूट गिर रहा है काला काला, वही कोल बोलता है, कोयला। कोयला भी तो कार्बन ही है ना। तो डिपोजिशन ऑफ सूट पार्टिकल्स या कोल पार्टिकल्स। अगला, एज ए रिजल्ट, अब इससे कारण क्या हो गया? व्हाइट विंग्ड मॉथ कुड बी इजिली पिक्ड अप। अब इसीलिए व्हाइट विंग्ड वाला मॉथ कुड बी इजिली पिक्ड अप बाय प्रेडेटर। अब शिकारी के द्वारा इसको बहुत जल्दी पिक, माने उसको पकड़ लिया जाता था। फ्रॉम द डार्क बैकग्राउंड एंड द डार्क विंग्ड मॉथ सर्वाइव्ड, और डार्क वाला सर्वाइव करने लगा। इसीलिए बाद में क्या हो गया? लेटर ऑन व्हाइट विंग जो है अब डार्क बनने की कोशिश करने लगा और मेलानिन बनने लगा। तो इसीलिए ब्लास्ट में जोड़ देना कि इन दिस वे, इस तरीके से जितने भी व्हाइट विंग थे, व्हाइट विंग क्या करने लगा? ट्राइड टू चेंज देयर बॉडी बाय फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। ऐसे, और इस तरह से जितना भी व्हाइट विंग था वो ट्राई करने लगा अपने बॉडी को कैसा मेलानिन बना के किसमें कन्वर्ट होने का? डार्क, क्योंकि डार्क वाला बच रहा था। बस हो गया समाप्त, यही था इंडस्ट्रियल मेलानिन। चलिए अगला, चलिए
तीसरा चलते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पढ़ाने से पहले क्वेश्चन नंबर आ जाइए सब आदमी, चौथा और पांचवा। जिस आदमी को चौथा और पांचवा क्वेश्चन आ गया, जिस आदमी को चौथा और पांचवा क्वेश्चन का जवाब आ गया, और चौथा पांचवा में से एक क्वेश्चन आना है 2026 के 12वीं के बोर्ड में, 2000 चौथा और पांचवा क्वेश्चन से एक क्वेश्चन फिक्स है, लिख दो वहां पर फिक्स, ऐसे चौथा वहां लिखो फिक्स वन क्वेश्चन। फिक्स है तो फिक्स है, कोई काट नहीं सकता, बोल दिए, लिख दो फिक्स। और सुन लो, ध्यान सुनना सब आदमी, होमोलोगस ऑर्गन क्या है और गिव एंड टू एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन, गिव एंड टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल देना है, परिभाषा दो एग्जांपल, सुनिए क्या होता है। अब आप चलिए हम पढ़ाएंगे, लेकिन चलते हैं आपके साथ, यहां पर रहेगा, चीजें रखी रहेंगी। तो चलिए बस आ गए हम लोग, एनालोगस और होमोलोगस यहां पर आ गए। यानी अगर पेज तो मैं नहीं कर सकता, शुरू में ही है, शुरू में ही पेज में है, और वही 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 डायनासोर के बाद वो देखिए, बताओ लड़की, बताओ पेज नंबर बोलो 11। तो आप लोग सभी आदमी अपने अपने नोट्स में, इवोल्यूशन के नोट्स में जो असाइनमेंट है, सभी आदमी 11वां पेज निकालिए और देखिए नीचे में कुछ फोटो दिया हुआ है, वहीं पर होगा, अगल बगल पलटो सब मिल जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस मिल गया। ध्यान से सुनेंगे, अब मेरी बात सुनेंगे फिर मजा आ जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए और परीक्षा में लिख के चले आइए। और ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हो, ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ऐसे बनता है, काम खत्म। चलिए अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुनोगे ध्यान से। मैं एक स्लाइड ले लेता हूं नया, यहां बताऊंगा होमोलोगस और यहां बताऊंगा एनालोगस। होमोलोगस में क्या है ध्यान दीजिए, जैसे मान लो यहां पर आपके पास फिगर भी है, एक ह्यूमन है, इंसान का 4 लिम्ब, चीता का 4 लिम्ब, 4 लिम्ब का मतलब क्या होता है आगे का, उसके बाद व्हेल का 4 लिम्ब, चमगादड़ का 4 लिम्ब, बैट मने उसका भी 4 लिम्ब। अब तुम लिम्ब समझते नहीं हो, लिम्ब मने होता हाथ पैर। अगर हम ऐसे थे पहले कभी घोड़ा की तरह, हाथी की तरह, तो ये इस मेरे दोनों हाथ का नाम था 4 लिम्ब। आगे वाला को बोलते 4 लिम्ब और पीछे वाला को बोलते हैं हाइंड लिम्ब। लेकिन संजोग से जितने भी है गाय बैल बकरी सब में 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब, 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब है। और हम संजोग से क्या हो गए, हम लोग ऐसे करके धीरे धीरे इवोल्यूशन में खड़े हो गए। आज हम लोग खड़े होकर चलना सीख लिए। ये पहले दोनों का साइज सेम था, अब ये मोटा मोटा रह गया, बड़ा बड़ा, और ये पतला और थोड़ा छोटा हो गया, बट दोनों सेम ही था पहले कभी। अब हम ऐसे खड़े हो गए, तो जिसका नाम था 4 विंग उसका नाम हो गया अपर लिम्ब, चूंकि ऊपर आ गए। जिसका नाम था हाइंड लिम्ब, पीछे वाला लिम्ब, वो नीचे आ गया, तो उसका नाम है लोअर लिम्ब। बाकी सब में तो ऐसे ही है, सिर्फ इंसान ही तो खड़ा हुआ, और बाकी सब तो अभी भी गाय बैल बकरी सब तो वैसे चल रहा है अभी भी। तो आगे वाले को 4 लिम्ब और पीछे वाले को हाइंड लिम्ब। सुना सब आदमी पहले ही सीखा, आगे वाले को 4 लिम्ब और पीछे वाले को। तो हम लोग भी कभी क्या ये 4 लिम्ब ही है, तो 4 लिम्ब ही बोलो। तो आपन का 4 लिम्ब, चीता का 4 लिम्ब आगे वाला, और व्हेल का 4 लिम्ब, और चमगादड़ जो उड़ता है वो जो पंख है उसका वही 4 लिम्ब भी है। इसकी स्टडी की गई, इंटरनल स्टडी की गई, ऊपर से देखिए लिया ऐसा है, अंदर से भी देखा गया। जब अंदर इसका जब एक्सरे किए, इंसान के हाथ का एक्सरे किए, चीता के आगे वाला पैर का स्टडी किए, एक्सरे किए, चमगादड़ के पंख का जब एक्सरे किया गया, सब हुआ, तब चला पता। कहा अरे यार ये तो गजब का हो गया, सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही है। अपन के पास यहां एक हड्डी, तो चीता के पास भी एक हड्डी, यहां पर 2 हड्डी, यहां भी देखो व्हेल के मतलब फिन्स में यहां भी एक हड्डी, यहां भी 2 हड्डी, यहां पर 8 हड्डी। इसका नाम है कार्पल, क्या नाम है इसका? नाम है ह्यूमरस, इसका नाम है रेडियस, इसका नाम अल्ना, यहाँ 2 बोन है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ पर नाम है कार्पल, और इसका नाम है, आप देखो ये भी आप पढ़ रहे हो, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, आपका तैयार हो रहा है, ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। तो यहाँ हो गया कार्पल, कलाई में कितने बोन? कलाई में 8 बोन,
कलाई में कितने 8 बोन, क से कलाई, क से कार्पल। अब कार्प यही है, बस यहां समाप्त। 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना इतना होता है 8। अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 और 5, ये जो बोन है 1 2 3 4 और यहां अंगूठा वाला छोटा सा, ये 5 का नाम है मेटाकार्पल, और इस छोटका का नाम है, ये जो छोटा छोटा है कार्पल, ये हो गया मेटाकार्पल, समझे। ये हो गया ह्यूमरस, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना। तो ये आप देखो इसका नाम क्या है, चलो फिंगर में, अंगूठा में मात्र 2 है, 1 और 2, और सब में देखो 3 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 4 3 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अंगूठा में 2 ही, तो 4 तिया 12 और 2, 4 तिया 12 और 2, तो ये फिंगर के बोन को बोलते हैं फैलेंजेज। फ से फिंगर, फ से फैलेंजेज। तो ये कितना फैलेंजेज है, यहां से देखो मैं घेर दिया हूं, इसमें 14 फैलेंजेज है। ये भी नाम सुनना होगा। इसको बोलते हैं कार्पल, और इस पांचों को बोलते हैं मेटाकार्पल, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, इसको बोलते हैं रेडियस, और इस साइड को बोलते हैं अल्ला। गिनती करो सब मिला के, फैलेंजेज कितने हैं 14, मेटाकार्पल कितने हैं 5, कार्पल कितने हैं 8, रेडियस कितना 1, अल्ना कितना 1। ये चलो 1 1 2 1 3, 3 बोल यहां तक हो गया, 8 3, अरे यहां 8 है ना रे, 8 3 11 5, 11 5 16 14, तो हमारे 4 लिम्ब में कितने बोन। और जब इस सब का फोटो खींचे तो सेम मिल रहा है, यहां भी 1 तो यहां भी 1, यहां 2 तो यहां भी चीता में भी 2, यहां 8 तो यहां भी 8, और ये सब मिलता जुलता है। और प्यारे ये क्या हो रहा है, यहां भी 1, यहां भी 2, यहां भी 8, यहां भी ऐसे 5, यहां भी ऐसे, ये क्या हो रहा है। चमगादड़ में देखा 1, यहां 2, यहां भी 8, ऐसे करते करते मैं क्या देख पा रहा हूं ये, अरे तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है यार, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जरा पूछो तेरा काम क्या है रे कालिया, तेरा काम क्या है रे कालिया। कहा सरकार मेरा काम है उड़वाना, फ्लाइंग करवाना। मेरे तेरा काम क्या, पानी में तैराना। तेरा का काम क्या, दौड़ना। मैं चीता हूं सरकार। और तेरा बोला मुझसे मत पूछिए सरकार, मैं क्या नहीं करता हूं अपने हाथ से। प्यारे तो कहा ओ माय गॉड, सबका काम अलग अलग है, किसी का रनिंग, किसी का ये, किसी का फ्लाइंग। तो प्यारे तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो, स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है, लिखना है, तो आज आपको याद करना ही पड़ेगा। ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, उसी को क्या कहते हैं, होमोलोगस। और अगर इतना याद हो गया तो खाली एक चीज और जोड़ लो, कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा तो तुम तो ये हो जाओगे, कभी कभी दिया रहेगा सेम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जन्म। ऐसा ऑर्गन या ऐसा ऑर्गन जिसका जन्म या ओरिजिन एक ही जगह से हो लेकिन काम अलग अलग हो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, या तो स्ट्रक्चर सेम हो या ओरिजिन सेम हो, लेकिन काम अलग अलग हो, तो उससे क्या करना, होमोलोगस ऑर्गन। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, ओरिजिन तो तत्काल मारो गोली, जो बढ़िया रटने में लगा वो रखो। SSDF याद रखो, SSDF, एस मतलब हुआ सेम, एस मने हुआ स्ट्रक्चर, डी मने हुआ डिफरेंट, और एफ मने हुआ फंक्शन। सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन, SSDF बैंक। तो बच्चों को मैं बोलता हूं ऐसे याद करो, SSDF बैंक से क्या लेना है, होम लोन। अपनी मम्मी से कह दो, पापा से कह दो कि डी कुमार का एक बैंक है जिस बैंक का नाम है SSDF, ना उसका नाम SBI है, ना सेंट्रल बैंक है, ना ICICI बैंक है, ना कुछ है, नाम है SSDF, डी कुमार का बैंक है। और उस बैंक से कह दो जब भी घर बनाने के लिए ब्याज कर्ज पर लेगा तो जहां तहां से नहीं, हमारे SDF बैंक से लोन ले। कौन ले, होम लोन ले। तो इसका निमोनिक है, SSDF बैंक से क्या लेना है, होम लोन लो। तो होम मने क्या हुआ, जल्दी बोलो, होमोलोगस। होम मने, तो आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा
होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं? तो बोलना एसएसडीएफ, बोला एसएसडीएफ। कहेगा आप पगला बोला गया, हम डेफिनेशन पूछ रहे। बोला एसएसडीएफ। बोला अरे भाई समझाइए तो। बोला अकल नहीं है क्या? एस का मतलब सेम, एस का मतलब स्ट्रक्चर, डी का मतलब डिफरेंट। ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन हो, उसी को क्या कहते हैं? और इतना याद कर लिया तो मन ही मन एक बात याद कर लेना, कभी कभी सेम स्ट्रक्चर नहीं देगा तो सेम ओरिजिन भी है ना, याद कर लेना। अच्छा, और ये याद हो गया तो खुदा कसम आपको एनालोगस याद हो गया। क्यों बोलो? एनालोगस क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या था, ये अभी हम एग्जांपल नहीं दिए, चौथा। आप देखो यहां सुनो, अगर तुमको खुदा कसम ये याद हो गया एसएसडीएफ, तो ठीक इसका उल्टा बोलो, सेम स्ट्रक्चर मतलब क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर। और डिफरेंट फंक्शन मतलब क्या? सेम फंक्शन। जिसका ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन काम क्या हो, उसी को एनालोगस कहते हैं। अरे सर सही है सर, सिर्फ आप एकदम आप सही करें, सिर्फ ये याद कर लो, एनालोगस याद नहीं करना है। ये याद हो गया एसएसडीएफ, तो सब आदमी जो आदमी कभी निमोनिक नहीं लिखे हैं अपने कॉपी पर पटाक पटाक लिख लो, एसएसडीएफ बैंक से होम लोन लो, लिखो फटाफट। और एस का मतलब सेम, एस का मतलब स्ट्रक्चर, फटाफट कृपया लिख लें, नहीं तो हम मिटा देंगे तो फिर बाद में अब तुम समझना, क्योंकि यहां पर इतना वक्त नहीं है कि हम आपको निमोनिक भी लिखाएं, क्योंकि और डी से डिफरेंट। अगर फास्ट लिख सकते हो तो लिखो, वरना मिटा दूंगा। डिफरेंट फंक्शन, एसएसडीएफ बैंक से होम लोन लो। होम माने क्या हुआ? होमोलोगस ऑर्गन, और परिभाषा हुआ सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, एफ से फंक्शन। और मैंने बोला कि थोड़ा सा और जोर देना प्यारे, या तो सेम स्ट्रक्चर हो या सेम ओरिजिन हो बस, और डिफरेंट फंक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं? और आपने अपनी आंखों के सामने देखा एक, और एक एग्जाम्पल भी देख लिए आप, यही एग्जाम्पल देख लिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल यही दोनों है। देखो यहां परोस सवाल में क्या लिखा हुआ है फोटो में, होमोलोगस, यही एनसीईआरटी का फेमस एग्जाम्पल है। यही पूछना होगा, पूछेगा एक प्लांट में देखे, एक एनिमल में, एनिमल वाला समझा दिए। अब मैं आपको ले चलता हूं प्लांट में, एक कुकर बीटा है और एक क्या है? बोगनविलिया। बोगनविलिया में कांटा है, ये आप याद करो, चलो जल्दी शिफ्ट करो। बोगनविलिया में कांटा, थॉर्न का हिंदी कांटा, अगर आपको इसका हिंदी ना तो लिख लो। बोगनविलिया नाम के प्लांट में कांटा, और कुकर बीटा में क्या? टेंड्रिल। ये देख रहे हो आप लोग, टेंड्रिल देखे होंगे कद्दू में, सजमन में, लौकी में, ये सब कदीमा उदीमा जो भी है, खीरा पतिया, जो भी कमजोर प्लांट होता है जो धरती पर रेंग रेंग के चलता है, जिसका कमजोर, जिसका लत्ती उत्ती टाइप का होता है, उसमें क्या होता है? इसमें स्प्रिंग टाइप से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? देखा है सब आदमी। और कांटा तो सबको देखा है, कोई बबुल, कोई बड़ा कांटा होता है, कोई छोटा कांटा। बड़े कांटा को थॉर्न कहते हैं, छोटे कांटा को स्पाइन कहते हैं। तुम लिख ही रहे हो ना, जल्दी लिखो। तुम इसके चक्कर में भी नहीं सुना, हम क्या बोले कि मेरा ये क्रैश कोर्स है, हम अधिक देर नहीं रख सकते हैं, अगर टाइम लगे तो खटाक से फोटो खींच लिया करो, अदरवाइज तो आगे निकल जाया करो। चलो अब चलिए, अभी अभी जो मैंने बोला ये भी होमोलोगस की एग्जांपल है। क्या सर इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे? वहां तो समझ गए सही में, स्ट्रक्चर सेम है, काम अलग है, समझ गए। यहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आप कह रहे हैं कुकर बीटा का टेंड्रिल, और बोगनविलिया प्लांट का कांटा, ये टेंड्रिल और कांटा आप कह रहे होमोलोगस है। कैसे? तो बता रहा हूं कैसे। दोनों का जन्म एक जगह से हुआ है। आपको भले स्ट्रक्चर सेम नहीं नजर, आपने बोला एसएस सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट काम, वो तो पता चल नहीं रहा है। ये दोनों का जन्म एक ही जगह से हुआ है। ये देखो जन्म का मतलब क्या हुआ? ये जन्म, ओरिजिन, ये क्या हुआ? इस जगह से निकला कांटा। इस जगह का नाम क्या है? एक्जिलरी बर्ड। क्या नाम है? एक्जिलरी बर्ड, बर्ड माने कली। और ये भी कहां से निकला है? एक्जिलरी बर्ड से। टेंड्रिल भी कहां से निकलता है? एक्जिलरी बर्ड से। और ये भी कहां से निकला? दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन काम अलग अलग है। इसका काम क्या है?
इसका काम है प्रिवेंशन करना, प्रोटेक्शन देना कि कोई जानवर आएगा, आऊं आऊं, जानवर आके खा जाता है। तो प्लांट सोचा कि हमारा रोज आके पत्ता चढ़ जाता, हम मर जाते, रुको ऐसा काम करते हैं कि एक बार मुंह आऊं करेगा, कांटा करेगा, बस अपने चिल्ला चिल्ला के भागेगा, बाप रे बाप ये प्लांट नहीं खाएंगे। एक बार बिल्ली को अगर पूरा एकदम गरम गरम दूध पिला दो, मुंह पकेगा ना, आओ म्याऊ, वो भागे ना बाबा, ना दूध नहीं पिएगी क्योंकि मुंह पक गया था। एक बार अगर मुंह में कर गया ना कांटा, तो कल से नहीं आएगा वो। तो कांटा है मतलब क्या, प्रोटेक्शन है। तो कांटा ने कहा ए प्लांट में तुझे प्रोटेक्शन दे रहा हूं, आज कल के बाद कोई तुम चढ़ेगा नहीं। और ये बोला कि ना 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 ना, हम प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, मेरा काम अलग है, मेरा काम है सपोर्ट देना। तुम धरती पर रेंग रेंग के चल रहे हो, अगर चाहते हो लाठी पर चढ़ना तो लो लाठी गारो और लाठी में लिपट जाओ, लाठी में लिपट जाओ, आगे बढ़ लिपटते जाओ, चढ़ते जाओ। ये क्या लाठी, ये कोई लकड़ी गाड़ तो लकड़ी में लिपट जाता है। तो इसके बदौलत से कोई प्लांट क्लाइंब करता है, क्लाइंब बने सपोर्ट पर चढ़ता है। अगर सपोर्ट पे नहीं चढ़ना तो धरती पर रेंगते रहो। अगर चाहते हो सपोर्ट पे चढ़ना, सीधा चलना चाहते हो, तो इसका सहारा लो। तो माय डियर, टेंडिल का काम ही है सहारा देना, सपोर्ट करना। काम अलग है, सहारा अलग हुआ, ये क्या हुआ, सुरक्षा दे रहा है। लेकिन दोनों का जन्म देखी जगह से हुआ, कहां से, इधर ही बढ़ से। दैट्स वाई ये भी क्या, तो आपको एग्जाम में यही दोनों लिखना है। और भी आप दो ही एग्जाम्पल देना है। क्या क्या बोलो, जल्दी बोलो। कुकर बीटा का, अरे बोलो यार, कुकर बीटा नाम का प्लांट में क्या, टेंड्रिल और बोगेनविलिया, बोलो बोगेनविलिया, बोलो बोलो बोगेनविलिया, पागल सा। बोगेनविलिया का थॉर्न, बोगेनविलिया का, इसी कहते हैं क्रैश कोर्स, लगता कुछ पढ़े ही नहीं है। बोगेनविलिया का थॉर्न, कुकर बीटा का टेंड्रिल, क्या है, होमोलोगस, क्योंकि दोनों का जन्म कहां हुआ है, एक ही जगह से। किससे, एक्सिलरी बड से। काम क्या अलग अलग है, काम क्या है, हो गया होमोलोगस। और अब चलते हैं एनालोगस में। एनालोगस में क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, एनालोगस में क्या बोलोगे। एनालोगस में क्या है, द ऑर्गन विच आर एनाटोमिकली डिफरेंट। एनाटोमिकली माने क्या होता है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर अलग अलग है। एनाटोमिकली माने इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, यानी ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन काम क्या हो, फंक्शनली सिमिलर, आर कॉल्ड। एग्जाम्पल, अब आप दो भी दे सकते हैं, तीन भी। कहा चिड़िया का पंख और बटरफ्लाई का पंख क्या है, आप एक और जोड़ सकते हो, विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ चमगादड़ यानी बैट। या दो ही बोलो। दोनों को जब मैंने गौर से देखा, दोनों को, किसका फिगर होता पीछे क्या, ये देखो इतने सारे हम बना दिए। तो तितली ने कहा कि मेरा पंख देख लीजिए, अंदर का चीज देख लीजिए। चिड़िया ने कहा मेरा पंख देख लीजिए। दोनों का ऐसे अलग अलग, एक में फीदर है, इसमें फेदर नहीं है, फेदर मैंने वो पंख पंख। चमगादड़ ने कहा मुझ में बोन भी है, हड्डी भी है, देख लो मेरा। सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन काम पता क्या है, काम पता क्या है, एक ही काम है, क्या, फ्लाइंग, उड़ाना। तो गया, तो याद कर लो ना, थोड़ा सा दिमाग बिठा लो ना, कि बर्ड का विंग, बटरफ्लाई का विंग, बैट का विंग, ये सब आपस में क्या है, ये आपके ये चीज हम एक्स्ट्रा डाल दी है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये तीनों लिख दो, काम खत्म। तो विंग ऑफ बैट, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बटरफ्लाई, ये सब क्या, या दो ही लिखो जो आप यहां लिखे हो, दो ही लिखो जो यहां लिखा हुआ है। विंग ऑफ बटरफ्लाई और विंग ऑफ बर्ड क्या है, एनालोगस। और अगला एक धमाकेदार एग्जांपल दे दो, अल्हुआ और आलू, अल्हुआ और आलू। क्योंकि अल्हुआ पता नहीं लोग का अल्हुआ सर, यहाँ पर अल्हुआ व्यवस्था नहीं था, हम चले आए, मैंने अल्हुआ तक नहीं था। अल्हुआ इतना सस्ता हुआ करता था कि अल्हुआ नहीं है तो तुम्हें वहां भोज भात क्या मिलेगा। तो अल्हुआ को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं, और आलू को बोलते हैं पोटैटो, आलू को बोलते हैं पोटैटो, अल्हुआ को बोलते हैं। दोनों क्या है, दोनों का काम सेम है, दोनों में फूड है, दोनों को पका के भी खाओ आग में, और दोनों को उबाल के भी खाओ, है ना। तो माय डियर,
ये हुआ कि पेट भरना, क्योंकि दोनों में भोजन है, लेकिन दोनों के बारे में पूछो, दोनों के स्ट्रक्चर। स्वीट पोटैटो रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, और आलू क्या स्टेम है। अच्छा, इतना अंतर है। एक तना है तो एक जड़ है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो एक रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन काम सेम है, मनुष्य का पेट भरना, क्योंकि दोनों में भोजन है। तो दैट्स वाई ये दो एग्जांपल रट के रखो, अलहुआ और आलू। और एक तरफ बटरफ्लाई का विंग और बर्ड का विंग, विंग माने पंख। ये क्या है? एनालॉगस की एग्जांपल है, और परिभाषा आपको आता ही। अब मैं आपको ले चलता हूं कि दो प्रकार का इवोल्यूशन होता है। एक होता है डाइवर्जेंट, ये क्वेश्चन हो गया, चौथा और पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब मेरी तैयारी चल रही है तीसरे क्वेश्चन की जवाब में, अब इसी से संबंधित होगा, ध्यान देना। अभी मैं एक भयानक ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो हो सकता है आ जाए आपको 26 में। इवोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट एंड, अब देखो, पहले ये याद कर लो कि होमोलोगस ऑर्गन का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? होमोलोगस ऑर्गन का संबंध डाइवर्जेंट से है, और एनालोगस ऑर्गन का संबंध कन्वर्जेंट से। इसको ऐसा रटो जैसे आपको याद है मछली जल की, जीवन उसका। आप बताओ तो, हाथ लगाओ, आप बाहर निकालो। ओ माय गॉड, जॉनी जॉनी, ना ना ना, अब आगे हम पूछने वाले नहीं, हम नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि आपको फुल स्टॉप कॉमा तक याद है। अभी आप जगे हो, आधे नींद में ही बोलोगे हाँ जॉनी जॉनी यस पापा, सब याद है। ओ माय गॉड, कैसे रट लिया? अरे रट लिए सर। ये भी रटना कि होमोलोगस ऑर्गन का संबंध डाइवर्जेंट से है, और एनालोगस का संबंध, और अगर मिस कर गए, उल्टा हो गए, भूल गए, तो समझो इंटर में ही झूल गए। भूलना नहीं है तो सर, हाँ सर हम याद करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन का संबंध डाइवर्जेंट से है, और एनालोगस का संबंध कन्वर्जेंट से है। होमोलोगस का संबंध डाइवर्जेंट से है। आधा घंटा के बाद फोन आ गया अपनी वाली, कहाँ हेलो कैसी हो, वहां से आए, हाँ होमोलोगस का संबंध, होमोलोगस का संबंध है, रुकिए, हाँ होमोलोग नहीं है ना। अरे यार, अब कंफ्यूज कर गए। तो कंफ्यूज नहीं करने का आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताता हूं ना, कि जिसका भी फोन आए, 2 घंटा फोन आओ, आज चाहे 5 घंटा फोन आओ, चाहे नींद में रहो, नींद में बोलोगे कि होमोलोगस ऑर्गन का संबंध डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से है, और एनालोगस का संबंध कन्वर्जेंट से है। इसको याद करने का तरीका है, एसी में बैठ करके एचडी सिनेमा देखना है। ओहो, क्या बात है सर जी, जियो सर, सर शेर है सर जी। एसी में बैठकर एचडी, ये फालतू सिनेमा नहीं, एचडी जिसका है कालिनी, एचडी। अरे मेरे साथ यार तुम का बुझ, तो अभी उम्र छोटा है रे, मेरे साथ यार। एसी में बैठकर एचडी सिनेमा देखना है, और ए मने बोलो क्या होता है? एना, ए मने आसी मने, अच्छा आप ये कहना चाह रहे कि दोनों साथ थे। एनालोगस का संबंध पहले सी से कन्वर्जेंट, एचडी, एच का मतलब होमोलोगस, इसका संबंध तनी ठीक जल्दी। जो आदमी को नहीं आता था, कृपया या तो फोटो खींच लें या क्विक लिख लें, एसी में बैठकर एचडी सिनेमा देखना है, यानी ए का संबंध सी से है, ए सी एच डी। होमोलोगस का संबंध डाइवर्जेंट से है, और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ना भूलियो। और ये दमदार ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव में काम आएगा, क्योंकि अभी आपको लिखना है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। करना कुछ नहीं है, दोनों से पहले लिख लो इसको फटाफट। एसएसडीएफ बैंक से क्या लेना है? होम लोन।
यानी ऐसे होम मने होमोलोगस, होमोलोगस का ये डेफिनेशन है एसएसडीएफ। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलता हूं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे आगे की तरफ। ये कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट का शायद पीछे में ही है। यस, चलिए मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होगा, डाइवर एडेप्टिव। देखो ये जो अभी आपको दिया है एडेप्टिव रेडिएशन, सबसे पहले आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहां पर क्वेश्चन है, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप 2, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। क्यों मैं बता रहा हूं यही, क्यों ऐसे मैं डाइवर्जेंट को टू द पॉइंट में क्यों नहीं आ रहा हूं, क्योंकि एक तरफ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को समझाने के लिए मैंने बताया होमोलोगस और एनालोगस। अभी भी मैं इस पर आने से पहले बताऊंगा कौन सी लॉन्ग क्वेश्चन एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एंड इल्यूस्ट्रेट मतलब दिखाइए इट गिविंग सुटेबल एग्जांपल। सुटेबल एग्जांपल से एडेप्टिव रेडिएशन को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, 2026 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, गौर सुनिएगा, बात समझ जाएगा। रेडिएशन वर्ड सुने हैं, रेडिएशन, सूर्य ये है सन, ये सन है, और मान लो हम यही बनाते हैं, मान लो ये सन है, तो सन से कैसे निकलता है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है बोलो, ये रे है, ये सारा रेडिएशन है, और सूर्य से रेडिएशन हो रहा है कैसे, तो ऐसे निकल रहा है, एक ईर घाट, एक बीर घाट, एक तीर घाट, एक इस प्लेन, एक इस प्लेन, ऐसे करके निकल रहा होता है। और आप लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ते हो 12वीं में या 10वीं में पढ़ के होगा ऑप्टिक्स, तो 3 प्रकार का रे होता है, एक पैरेलल रे, एक होता है डाइवर्जेंट रे, निकलेगा एक ही जगह से जाएगा कहीं और देखो, और एक होता आएगा कहीं और से, सब एक ही जगह आएगा, सब एक ही जगह आकर के फोकस हो गया, नहीं आ गया, वही हुआ बात। बस देखो ये हुआ पैरेलल रे, समानांतर किरण, ये हुआ डाइवर्जेंट, निकल रहा एक ही जगह से, सबका ओरिजिन एक ही जगह से, जन्म एक ही जगह से हुआ है यहीं से, लेकिन कोई चला गया ईर घाट, कोई बीर घाट, कोई किसी किसी का मिलन नहीं हो रहा है। और ये क्या है, कोई आया ईर घाट से, कोई आया बीर घाट से, कोई आया तीर घाट से, कहीं कहीं से आया, लेकिन सबका एक ही जगह पॉइंट मिलन हो गया। तो ये हुआ कन्वर्जेंट, ये हुआ डाइवर्जेंट। इसकी बात खत्म करो। तो ये कैसा लगा, जो डाइवर्जेंट है वो लग रहा है कि रेडिएट हो रहा है, तो यही है डाइवर्जेंट को ही कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन अगर आवे कहीं पर क्वेश्चन, तो समझ जाना वो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वो क्या है, उसी का दूसरा नाम है। वो क्या होता है, देखो कभी सभी भाई एक था, एक ही माँ बाप से जन्मा 4 भाई था, चारों भाई का लिविंग स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल सबका सेम था, बाबूजी कमा के लाते थे खाता था, सबका पहनने ओढ़ने बैठने खाने का स्टाइल सेम था, सब ऐश मौज करता था। बाबूजी का प्राइवेट जॉब था, जॉब खत्म हो गया, खाने पिलाने पर गया, कोई पेंशन तो मिलता नहीं है, बाबूजी का हाल स्वास्थ्य भी खराब है, कुछ नहीं कर सकते हैं, और चारू कमाता नहीं है। अब क्या हो गया, सारा फुटानी खत्म, अब खाएगा क्या, अब तो भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल हो गया, कैसे जिए। अब चारू सोचा यार क्या करेंगे, अगर जीना है, नेचर तो कहता है अगर जीना है तो आप मेरे अनुसार से चलो। मतलब पहले खाना मिलता था, अब तुम्हारे घर में खाना पैसा नहीं आ रहा है, तब तुमको अपने आप से ढालना होगा। ऐस मौज करता था, अब नेचर में चेंज आ गया, बाबूजी पैसा नहीं कमा रहे, यही नेचर है, नेचर में चेंज हुआ। अब तुम क्या करोगे, तो जिंदा रहने के लिए भूखे मर रहा है सब भाई। अब क्या किया, एक भागा बेंगलोर, एक भागा पंजाब, एक लुधियाना, एक कोलकाता। कोई बन गया चोर, कोई गैरेज में काम करने लगा, कोई बन गया चाकू मार के छीन रहा है, कोई बन गया कुछ, कोई बन गया कंपाउंडर, कोई बन गया कुछ, कोई बन गया टाइल्स का मिस्त्री, देवानंद जो भी है काम करने लगा। सब का नेचर चेंज हो गया। मिलने जाओगे तो पहचान में नहीं आएगा कि संतोष बा, अरे काका चोर भै गलियो। तो सबका अलग नेचर हो गया। कभी एक जगह रहा करता था, आज सबका काम करने का स्टाइल चेंज हो गया, सबका नेचर बदल गया। यही है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और सबके पास अपना अपना हुनर आ गया। हम चोरी करने में माहिर हो गए, हम
गाड़ी का पंचर बनाने में माहिर हो गए, हमने अपने बॉडी में ऐसा चेंज लाया, अपने बॉडी में अपने हाथ का मेरा स्किल पावर डेवलप अलग हो गया, हम अलग हो गए, हम ऐसा करते हैं टाइल्स के, सबका अपने अपने अपना अपना ट्रेट, अपना अपना ये चीज आ गया। यही हुआ, अपने अपने कभी एक जगह रहा करते थे। और इसमें क्या है, कोई आंध्र प्रदेश से आया, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई फलाना, कोई ढेकाना, कोई कहीं से, किसी के माँ बाप वो है, किसी के माँ बाप वो है, मेरा जगह कहीं और था, वहाँ खाना अलग स्टाइल था, वहाँ पर खाली इडली डोसा खाते थे। मैं केरला से आया हूँ, केरला में इडली डोसा चलता था। अब सब आ गया कहाँ, पटना। कोई कलकत्ता से आया, कोई लुधियाना से, कहा मैं तो भाई वो गेहूं दी रोटी और मक्के दी रोटी और अपन खा के, ओए पुत्र, वहां पर पंजाब के पास, ओए पुत्र मरवा दी रोटी खाता हो। हाँ, तो वो सब आया एक जगह, कोई किसी का कोई पहचान नहीं, कोई जानने, अलग अलग नेचर, अलग अलग। आज क्या हुआ, मुसीबत पड़ी तो एक जगह आया, मुसीबत पड़ी कि पैसा कमाना, सब पटने आ गया, मिलन हुई, तुम कहां से क्या करोगे, पापी पेट का सवाल है, परिवार का भरण पोषण के लिए यहाँ गए, सुने कि पटना में एक जगह कंपनी है, वहां बड़ा अच्छा काम मिलता है, कमा लेंगे, हो जाएगा। सब वही सोच के आया, काम भी मिल गया। अब सब काम क्या था, तो टाइल्स लगाइए, सीखिए। सब टाइल्स, एक गुरु सब टाइल्स सीखा, सब लगाना सीख गया। सब में इतनी बात विचार बनने लगी, सबका नेचर एक हो गया, क्या तो टाइल्स लगाते हैं। सब चाहे भाई एक ही जगह रहते हैं, सब भाई क्या तो बिहारी खाना, क्या चावल दाल सब्जी और रोटी सब्जी, सब वही खाने लगा। तो सबके खाने के स्टाइल सेम हो गया, सोने उठने बैठने के स्टाइल सेम हो गया, और काम जो था मेन काम टाइल्स। जबकि कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, सबका ओरिजिन अलग अलग है? कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई ये धर्म का, कोई उस धर्म का, सबका सब कुछ सेम। तो आए ईर घाट से, बीर घाट से, आज हो गए सब एक। तो प्यारे यहां चलिए, अब आप सब कुछ समझ जाइएगा। अब टेंशन की बात नहीं है। देखिए एडेप्टिव कन्वर्जेंस, उसका नाम था एडेप्टिव रेडिएशन, और यह एडेप्टिव कन्वर्जेंस। अब पढ़ो यहां से, कन्वर्जेंस इसका नाम है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे मौलू कन्वर्जेंट, तो तुम्हारे दिमाग में यह फिगर आना चाहिए, बोला ईर घाट से आया, बीर घाट से आया, सब एक जगह आया। जैसे बोलूं कन्वर्जेंट, ये फिगर अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो फिर आप पढ़ने में तेज नहीं होइएगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अच्छा याद आएगा सर। हाँ, अब देखो, अब पढ़ो, अब तो मजा आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट हो गया क्या, एक जैसा, क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या तो सब अब टाइल से बनाने लगे। कभी गद्दा पर सोने वाले थे घर में, कभी कोई काम, कभी सिर्फ टीवी देखते थे, अपना कोमल बच्चे थे, कोई दिक्कत है, सब काम आज सब के हुनर एक जैसा हो गया। क्या, तो डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल, यानी सोचना टाइल्स सीखना, टाइल्स सीख गया। किसमें, ये सेम टाइप का स्ट्रक्चर किसमें डेवलप किया, उन लोगों में, इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उन सभी ऑर्गेनिज्म में, उन सभी आदमियों में जो आदमी कोई किसी से रिलेशन, इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एडेप्टिव कन्वर्जेंसी ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसीलिए आप क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे और एक साइड कन्वर्जेंट, एक साइड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का परिभाषा यही सेम लाइन, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर, किसमें, अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी का कोई रिलेशन नहीं है, कोई इरगाट कोई, और आज सब में सेम एडेप्टिव, एडेप्ट करने के लिए, जीने के लिए सेम एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट। और एक लाइन नीचे में लिख देना कि एनालोगस ऑर्गन का संबंध किससे है, कन्वर्जेंट से। एग्जांपल और हो गया, विंग विंग कर देना। अब चलो आप एक साइड में क्या लिखोगे, डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट के बारे में देखो, डेवलपमेंट ऑफ, यही लाइन लिखोगे, और यहां सब आप लिख दो अपने अपने कॉपी में। एडेप्टिव रेडिएशन का दूसरा नाम लिखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लिखो सब आदमी और करके, इसी का दूसरा नाम है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसी का नाम है। आप में से किसी का क्लास भी है, आज बंद है सबका, तो बल्ले बल्ले पढ़ाऊं मैं आधा गद्दा, कोई टेंशन तो नहीं है ना, आपन को भी कोई टेंशन नहीं यार, इतना सोया है ना अरे यार, आई एम टोटली फ्रेश और आई एम एनर्जेटिक टुडे। हाँ चलिए, टेंशन नहीं। सो जस्ट आई कैन कंटिन्यू द क्लास फॉर हाफ एन आवर एट लीस्ट। अगर इफ यू विल से देन इट विल बी 1 to 1 जितनी रात लंबी, लेकिन आप लोग के टेंशन है बस, और कोई नहीं। बट मैं कोशिश करता हूं 15 से 20 मिनट और। ओके, क्या लिखोगे,
जैसे मैंने बोला कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अच्छा डाइवर्जेंट, रुकिए रुकिए याद करते हैं डी कुमार का। अच्छा एक ही जगह से एगो तीर इधर गए, एगो एने गए, एगो एने गए, सब भाई एक ही जगह जन्म ललके रहे, सब एक टाइप से रहे, सबके खान पान एक रहे, सबके लुक एक रहे, देखे में एक रंग रहे। अब सब गए ईर गाट, कोई चोर बनले, कोई टाइल्स मिस्त्री बनले, कोई कन्ने बनले। अच्छा वो वाला बात। अब देखो वो सोचते हुए पढ़ो, वो सोचते हुए पढ़ोगे फिर मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब थोड़ी सी इंग्लिश आना चाहिए बस, थोड़ी सी इंग्लिश आना चाहिए बस। देखो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट, सिमिलर नहीं, अभी वहां क्या बोला था ना कन्वर्जेंट में, वहां बोला था सिमिलर, सब टाइल से पढ़ना सीख लिया था। इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म इज कॉल्ड एडेप्टिव। मतलब सबका एंसेस्टर सेम था, सबके माँ बाबूजी सेम थे, चारों बच्चा एंसेस्टर सेम था, सबका जन्म सेम जगह से हुआ था। लेकिन आज मैं सारे बच्चों में देख रहा हूं कि सब में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर आ गया। कोई टाइल्स बनाना सीख गया, कोई पंचर बनाना सीख गया, सब में अलग अलग स्किल डेवलप किया। कल तक सब एक ही टाइप का था, घर में बैठा रहता था, पढ़ना लिखना जानता था, और आज मैं देख रहा हूं सबका एंसेस्टर सेम है, माँ बाबू सेम है, भागा। इतना लाइन लिखना पड़ेगा। क्या, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर, ऐसे भी कर सकते हो, बस इतना भी लिख सकते हो, फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म। सबका एक ही जगह से जन्मे हुए बच्चों में, एक ही जगह से जन्मे हुए बच्चों में आजकल अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर गया। इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, या इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समाप्त। अब यहां क्या लिखोगे, सेकेंड लाइन, कि होमोलोगस ऑर्गन इज रिलेटेड टू द एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हो गया काम समाप्त। एचडी सिनेमा देखना है ना, एचडी सिनेमा, तो डी बने डाइवर्जेंट, एच बने होमोलोगस, दो लाइन लिख दिए, काम समाप्त। चलिए, तो इस प्रकार से अब आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ कि डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट, एक साइड डाइवर्जेंट एक साइड कन्वर्जेंट, एक बार परिभाषा और एक लाइन, इट इज रिलेटेड विद एनालोगस, इट इज रिलेटेड विद होमोलोगस। समाप्त। कुछ नहीं, अधिक से अधिक चाहते हो एरो बना दो ऐसे वाला, या ये अपना बुद्धि से एरो लगा दो, ये अपना बुद्धि से एरो लगा दो। चलिए, पांचवा हो गया, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया, और अगला है पांचवा। अच्छा, अब थोड़ा इसको डील करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। ये लॉन्ग क्वेश्चन एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, तो अब आप समझ गए एडेप्टिव रेडिएशन, इसी को डील करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगला देखो, इट इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन ए ज्योग्राफिकल एरिया नाउ रेडिएट टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब कभी एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में रहता था, यानी उसका घर मान लो हरियाणा था, वहीं रहता था, चारों भाई एक ही जगह पर था, कॉमन पॉइंट इन ज्योग्राफिकल एरिया, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में कॉमन पॉइंट में रहता था। आज क्या हो गया, ओफ, रेडिएट हो गया टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया। कोई चला गया गुड़गांव, कोई चला गया कहीं, कोई चला गया कहीं। तो ये लाइन फिर देखो, यानी ये क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, यह हम लोग चूंकि चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन, तो ये इवोल्यूशन में क्या है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। सो इट इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसमें क्या हुआ, इन विच, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन ज्योग्राफिकल एरिया रेडिएट टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया, अदर एरियाज में सब चला गया। अगला है एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या लिखोगे, डार्विन्स फिंच। क्या होगा, डार्विन्स फिंच। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देना एग्जाम में। यहाँ कहता है कि पहले परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा में एक लाइन ये, एक लाइन ये परिभाषा, और ये उसका दूसरा असिस्टेंट लाइन हुआ। उसके बाद कहता है दो एग्जाम्पल्स हमको समझाइए, लिखना एग्जाम्पल्स ऑफ सी, पहला डार्विन्स फिंच और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, है ना, यानी मार्सुपियम और ऑस्ट्रेलिया। बस ये दो एग्जाम्पल लिखना। अगर मान लो आपको नहीं कुछ लिखने आ रहा है, कम से कम दो लाइन भी लिख दिया तो भी हो सकता है नंबर बहुत मिल जाए। आप देखो डार्विन्स फिंच क्या, डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट अपनी जहाज से हमेशा समुद्र यात्रा किया करते थे, और कहीं कहीं बीच जहाँ जहाँ टापू मिलता था वहाँ समुद्र वहीं यात्रा को रोकते थे। और सभी टीम जो है उसका टीम था, सारा टीम दलबल के साथ जाता था, गोली डंडा बारूद सब लेके, ताकि कोई सिंह शेर
जंगल में कुछ काट ना ले, क्योंकि इनका वही काम ही था, जंगलों में जाना, टापू पे जाना और लिविंग बींग्स का क्या करना, स्टडी करना, किसके कितने पैर हैं, किसका चोंच कैसा है, कैसे खाता, कैसे, यही उनका काम ही था, दिन भर स्टडी करना। तो चार्ल्स डार्विन एक दिन कहाँ पहुंच गए, एक टापू पर, और टापू का नाम था गैलापागोस। क्या नाम था? और गैलापागोस टापू पर गया तो कुछ अजीबा चीज देखा, एक पक्षी, और जब उसको लगा कि यार इसमें कुछ बात है, अब उस गैलापागोस आइलैंड पर अड्डी गाड़ दिए और बहुत दिन तक स्टडी किए, फिर आए घूमने, फिर देखे, लगातार गैलापागोस आइलैंड पर, टापू पर उन्होंने बार बार स्टडी किया। किसका? एक पक्षी था, उस पक्षी का नाम था फिंच। क्या नाम था? बाद में इसी फिंच का नाम डार्विन साहब के नाम पर पड़ गया, डार्विन फिंच पक्षी का नाम है। अब इस फिंच में क्या देखा, इन्होंने ऐसा स्टडी किया कि यार लगता है इस सब का मां बाप कभी एक था। उन्होंने स्टडी किया, सब पहले एक टाइप का था, सिर्फ सब में परिवर्तन क्या है, बॉडी साइज लगभग सेम ही है, परिवर्तन खाली चोंच में हम देख रहे हैं। सबका चोंच जो है, बिक, सबका जो बिक है एक टाइप का नहीं है, कुछ तो बात हुआ है, सब एक ही टाइप। तब इन्होंने अनुमान लगाया कि सब एक ही प्रकार का था और सब का आदत था सीड खाने का, और कभी ऐसा हुआ होगा कि इस टापू पर इस फिंच पक्षी का संख्या इतना बढ़ गया कि खाना कम पड़ गया, और जब खाना कम पड़ गया तो मारकाट होने लगा। तो जो स्ट्रांग था फिंच वो जी रहा था, और जो कमजोर था वो खाना नहीं खा पाता था। ऐसे तुम ही लोग खाओ सीड कम पड़ गया, संख्या ज्यादा हो गया, तो जो कमजोर था वो मरने लगा। तो फिर जो कमजोर था वो सोचा यार मरना ही उपाय नहीं है, अपने आप को नेचर में ढालो, अगर नेचर में नहीं ढालोगे, चेंज नहीं लाओगे, तो नेचर डिससेलेक्ट कर देगी, तो हम लोग सब कमजोर मर जाएंगे। क्योंकि खाना कम पड़ गया, सबको पता है, पहले खाना कम था, पहले खाना खूब था, हम लोग कम थे तो कोई दिक्कत नहीं था, सब एक जगह खा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आज झगड़ा हो रहा है, स्ट्रॉन्गर खा रहा है और कमजोरा मर रहा है। तो कमजोरा ने सोचा एक काम करो, मरने से भला है कि अपने अपने नेचर में चेंज लाओ और छोड़ो सीड खाना, बचना चाहते हो तो कल से कोमल कोमल पत्तियां खाओ। कुछ ने कहा जिसको बचना चाहते हो इंसेक्ट खाना शुरू करो, कीड़ा चुन चुन के खाओ। कोई कहा यार कीड़ा कभी नहीं खाए, कैसे खाएंगे? बोले खाओ ना यार, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जब जिंदगी जीना होगा ना, कहीं जंगल में पकड़ा गए अकेले और कुछ सुनसान में, कहीं से कुछ नहीं, तुम घाटी में गिर गए, कुछ नहीं है, जो मिला भूखे पेशाब है। और लोग तो ऐसा है कि अगर पानी नहीं मिले, जितना ही पेशाब करता पेशाब पी लेगा, क्योंकि वो तरस रहा है एक बूंद के लिए, घाटी में गिरा है, कुछ नहीं है, नथिंग। तो क्या करता है, तो जीने लायक अपने को बनाता है। तो माय डियर, इसने कहा यार क्या करोगे, क्या तुम बोलते हो कि कीड़ा खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो मरो, अरे कुछ खाओ यार। और धीरे धीरे कोई कीड़ा खाना शुरू किया, कोई कोमल कोमल पत्तियां खाना शुरू किया, सबने अपना अपना नेचर चेंज कर लिया, और धीरे धीरे कालांतर में चोंच बदल गया। जब हम सीड खाएंगे ही नहीं, सीड खाते तो ऐसे ऐसे करके हम फल को खोदते, तो मेरा चोंच बहुत टाइट होना चाहिए था, नुकीला होना चाहिए था, तो अब ऐसा नहीं रहा, अब बदल गया। तो कहने का मतलब है अपना हैबिट चेंज कर लिया, फूड हैबिट बदल लिया, उसको बोलते हैं डाइट हैबिट, और डाइट हैबिट बदल लिया। कभी सारे पक्षी एक ही टाइप का था, कभी सारे फिंच एक टाइप का था, खाना का अभाव हुआ, एडेप्ट करने के लिए क्या हो गया, रेडिएट कर गया, नाम है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्ट करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए डिश 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 चला गया। कोई इस कॉर्नर पे चला गया टापू पर, बोला आज से क्या खाएंगे हम लोग, कीड़ा। कोई इस टापू पर चला गया, बोलो आज से खाएंगे ये, आज से खाएंगे ये, अपना थोड़ा थोड़ा स्थान परिवर्तन किया, खाना शुरू किया, और कालांतर उसके चोंच ही बदल गए। तो डार्विन साहब ने कहा इसी का नाम है डार्विन फिंच। तो डार्विन फिंच नाम की जो पक्षी है, जो 13 स्पीसीज मिला, सबका बॉडी साइज लगभग सेम है, चोंच खाली बदला हुआ, 13 प्रकार का मिला, 13 स्पीसीज मिला वहां पर टापू पर, कहीं लिखा भी होगा देखना कहीं। और इसमें आपको याद क्या करना है, ये दिस इज द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव बताता हूं, यानी सबका एंसेस्टर कौन है, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, सबका पूर्वज सेम था, नाम क्या है, सीड ईटिंग फिंच। क्या नाम है, सीड ईटिंग फिंच, यही है। ऑल वेराइटीज हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंच, सीड बस। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डार्विन फिंच जो आपने बोला कि 13 वैरायटी का था, 13 स्पीसीज है, ये लिखा हुआ है, सॉरी हाँ लिखा हुआ है। डार्विन ऑब्जर्व्ड मेनी वैराइटीज ऑफ फिंच, 13 स्पीसीज फिंच,
और उन्होंने क्या किया, स्टडी पर्पस के लिए उस 13 को कितने भाग में बांट दिया, 6 मेन टाइप में, तब जाके स्टडी किया और तब उनका ये बात था। और ये बोला कि विथ अल्ट्रेशन इन बीक, सब ने अपने बीक में अल्ट्रेशन लाया, चेंज लाया। इसका हिंदी क्या होता है, चेंज लाना। और सम बिकेम, और अपने अपने चोंच में चेंज ला करके कुछ क्या हो गए, इंसेक्टिवोरस, कीड़ा खाने वाले, कुछ हो गए वेजिटेरियन, पत्ता खाने वाले, ऐसे करके और सबके चोंच बदल गए। सो दिस इज द very nice and very good example of the adaptive prediction called Darwin's finch. So first of all you have to mention the definition, these 2 lines, then after you have to write these 2 lines, and after that you have to mention 2 examples. First one the Darwin finch, then after you have to write the ये इसमें क्या है, एक लाइन की बात है। ये जितना देख रहे हो ना, मार्सुपियल का मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जिसके पास पेट में झोला हो। कंगारू क्या करता है, जिसको आप कैंगरू कहते हो, ये कंगारू देखो, ये दिस इज द कंगारू। ये कंगारू है, ये उसका कान है ये। और कंगारू जो होता है ना, उसके पेट पर झोला होता है, देखो उसका एक छोटा छोटा पैर यहां होता है और एक लंबा पैर यहां होता है, ऐसे बैठता है। और ये पेट में क्या, झोला, और झोला से उसका बउआ ऐसे निकलता रहता है, देखो जो आइए चलिए ऐसे फुदुक फुदुक, और बउआ उसका पेट में रखा रहता है ऐसे। दुनिया देखते बड़ा अच्छा लगता है प्यारे। ये क्या है, 2 तरह के मैमल होते हैं। हम लोग मैमल हैं, लेकिन हम लोग के माँ, जब हम लोग माँ के घर में थे तो माँ के पेट में क्या था, यूट्रस था, बच्चेदानी, और यहाँ पर क्या था, था प्लासेंटा, और हम लोग ये थे, देखो ये हम लोग ये हैं, ये हम लोग ऐसे करके ये कान हुआ हम लोग का, ये आंख हुआ, ये नाभि, और ये क्या हुआ, पानी, इस पानी में तैर रहे थे। और ये प्लासेंटा हमें भोजन दे रहा था, प्लासेंटा हमारे गंदगी को भी निकाल रहा था, और माँ का न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में दे रहा था। और जब हम 9 महीने के हो गए थे, जब फुली डेवलप हो गए थे, सब कुछ आंख नाक कान सब कुछ बन गया था, तब माँ ने हमको जन्म दे दी। तो हम लोग पूरे मैच्योर बेबी थे, आई मीन क्या, पूरे डेवलप्ड ऑर्गन था हम लोग का। हमको कोई, हम रो भी सकते थे, मच्छर काटेगा तो रोएंगे, भूख लगेगा तो रोएंगे, पैर हाथ मारेंगे, पूरा सब कुछ ठीक है, दुनिया देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं। ऐसा बच्चा को दिया था जन्म। तो इस प्रकार के बेबी को, इस प्रकार के मेम्बल को बोलते हैं प्लासेंटल मेम्बल, जिसके पास प्लासेंटा हो, जिसकी बेबी मैच्योर निकले। और ये सब क्या है, सबके पास झोला है, सबके पास झोला है। चूहा के पास, छुछुंदर के पास, ये उड़ने वाला जो चमगादड़ उसके पास, इसके सबके पास झोला है। आज सब जो बच्चा देता है ना, सबका बच्चा इमेच्योर होता है, आंख भी नहीं खुला रहता है, कमजोर होता है, माने रो भी नहीं सकता है। हम लोग बच्चा जन्म लिया, हाँ हाँ बधाई हो। पुराने जमाने में बच्चा कैसे होता था, जैसे हुआ बधाई हो, बधाई हो, तो पुत्र हुआ, हाँ। राजेश खन्ना, हाँ, अरे पगली, राजेश खन्ना, उसका बड़ा स्टाइल, वो धीरे से बोलता है पगली। हाँ, तो प्यारे वही होता धर्मेंद्र, तो तेज, हाँ पूरा तेज बोलता, मैं जट्टी अम्बला पगला दीवाना, मैं बाप बन गया, पूरा उछलता। लेकिन राजेश खन्ना, अरे पागली, वो धीरे से बोलता है। उस समय था एक अजीत, वो बोलता है मोना डार्लिंग, उसका एक स्टाइल था मोना डार्लिंग। वो बहुत बड़ा गुंडा था, ये पीता था ऐसे मोना डार्लिंग ऐसे, तो वो उस जमाने का वो बहुत जबरदस्त गुंडा था। चलिए अब क्या होगा ध्यान दो, तो सबके पास क्या था, झोला। तो इसका जो बच्चा होता है ना, इसका बच्चा का आंख बंद रहता है, एकदम कोई एकदम मैच्योर नहीं। तो माँ क्या करती है, अगर बच्चा को धरती पर देगा तो बच्चा मर जाएगा, तो माँ क्या करती है, झोला में रखती है, और इस झोला को बोलते हैं मार्सुपियम, क्या बोलते हैं। और ये क्या अंदर में क्या रहता है, उसके माँ का ब्रेस्ट रहता है, माँ का ब्रेस्ट, निपल, यहां पर निपल होता है, निपल निपल निपल, और दूध आते रहता है उसमें से, बच्चा ऐसे अंदर में रहता है। तो माँ के पेट का, माँ के बॉडी का गर्मी भी मिला बच्चे को, और जब मन तब चाहे दूध पी लिया,
और यहाँ छुपा भी रह गया, दुश्मन उसको मार भी नहीं पाया। जब बच्चा दूध पीते पीते रहते रहते माँ की गर्मी से जब बच्चा मैच्योर होता है, तब बच्चा ऐसे फुदकता है, गर्दन निकालता है। माँ कभी कभी बच्चे को हाथ से पकड़ कर नीचे बाहर कर देती है, बोलती चलो चलो, सिखाती है, फिर उसको अंदर रख लेती झोला में। करते करते जब पूरा, तो ये है, तो इस प्रकार के मैमल को कहते हैं मार्सुपियल। तो मार्सुपियल क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया में जितने मार्सुपियल है सब एक ही जगह से ओरिजिन हुआ, सभी पहले एक ही तरह के थे। लेकिन जब खाना पीना का अभाव हुआ होगा तो बोला यार इतना बड़ा बॉडी साइज लेकर कितना खाना खाओगे, कहां जगह, सोने के लिए जगह चाहिए, इतना बड़ा रहोगे तो सोने के लिए जगह चाहिए, खाने में इतना खाना चाहोगे। तो किसी ने कहा हम चूहा बन जाते हैं, इतना खाना में काम चला लेंगे, हम बिल में रह लेंगे, इतना जगह रहेगा तो कुछ हो जाएंगे। सब अपने अपने बॉडी का साइज चेंज कर लिया, जबकि पहले सभी एक जगह था। और कोई ईर घाट, कोई बीर घाट, और अपने बॉडी का शेप बदल लिया। तो इस सब का नाम याद करो, कोई बैंडिकॉट, कोई कोआला, कोई टाइगर कैट। तुम इतना भी लिख दिया ना, और ये ऑब्जेक्टिव, ये लाइन लिख दो, और ये ऑब्जेक्टिव। ये लाइन क्या लिखोगे? बस ये लिखो ना, काफी है। ये कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया, बस हो गया, ये लाइन लिख दो, काफी है। और ये क्या है? ये सभी, ये जितना देख रहे हो, ये सारा मार्सुपियल कहां से आया? इसका बाप कौन था? इसका कॉमन एंसेस्टर कौन था? एंसेस्टर का हिंदी पूर्वज कौन था? उसका नाम था, यहां से याद रखो, कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक। क्या नाम था? कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा सारे मार्सुपियल्स का, ऑस्ट्रेलिया के सारे मार्सुपियल का एंसेस्टर कौन था, क्या बोलोगे? कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक, कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक, काम समाप्त। तो ये था एडेप्टिव रेडिएशन, और लगभग सब कुछ हो ही गया लगता है थोड़ा सा। और ये तीसरा पढ़ाई दिए थे, डिफरेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, हार्डी विनिबर्ग पेश किया, फाउंडर इफेक्ट डिकैप्सुलेशन। तो लगता है कल क्या थोड़ा और कर दें, क्या थोड़ा और कर दें, आगे बढ़ा देते हैं। कल हेल्थ एंड डिजीज, कल हेल्थ एंड डिजीज कर देते हैं, बाकी लिख के भेज देंगे। या ऐसा करते हैं कि कल का 10 मिनट, कल का 10 मिनट इसके नाम और बाकी उसके नाम,